हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी एसीएफ पेपर 2 टेक्नोलॉजी का ये सीरीज है, जिसमें हम आज अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसको विस्तार में समझेंगे। तो यह पहला अध्याय है और इसी तरह हम कड़ी को जारी रखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवेलिंग विजडम। तो बात करते हैं 1960 के दशक की। 1960 के दशक में क्या हुआ और क्या कैसे-कैसे क्रोनोलॉजी थी उसकी। दोस्तों, आपको ये 3 तस्वीर नजर आ रही होगी लेफ्ट साइड में। पहली तस्वीर है विक्रम साराभाई की। दूसरी तस्वीर आप गेस कर सकते हैं किनकी है। ये दोस्तों ये कोई और नहीं, ये सतीश धवन जी हैं। तीसरी तस्वीर से आप भली-भांति परिचित हैं, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये तस्वीर मैंने यहाँ पे क्यों रखी है? इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो। तो इसकी इनके प्रयासों से भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो अभी तक जो चंद्रयान, गगनयान में भी हम जैसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो इनके प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया भी था सीजीपीएससी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये सुपर हीरोज हम इनको बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सुपर हीरोज एक होमी जहांगीर भाभा भी थे, जो कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जो नाभिकीय कार्यक्रम जितने भी हुए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और जो डीएई का निर्माण हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसमें उनका योगदान है। उसी तरह विक्रम साराभाई, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए के जनक माने जाते हैं। 1960 का दशक जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी का था, जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय समिति अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया 1962 में। एक्चुअली ये विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने कन्विंस किया गवर्नमेंट को कि हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। और क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो पैसा है वो गरीबों के कल्याण में लगाया जाए, क्योंकि उस समय हमारे देश में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और हमारा देश इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर चल पड़ा था। आपको याद होगा, हम लोग ने पुराने इकोनॉमिक की वीडियो जब आपने देखा होगा, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे 1960 से ग्रो होना स्टार्ट हुआ आपने देखा होगा। बट उस समय ही स्पेस प्रोग्राम की जरूरत विक्रम साराभाई ने गवर्नमेंट को बताई, क्योंकि इससे किसानों का काफी ज्यादा भला और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला था। तो 1963 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में देखते हैं। लॉन्चिंग स्टेशन एक बनाया गया थुम्बा में, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और इसके बाद जो साउंडिंग रॉकेट्स भेजे गए। साउंडिंग रॉकेट का मुख्य उद्देश्य था कि अपर एटमॉस्फेरिक रीजन, जो कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब हम जिसको बोलते हैं, उनकी स्टडी करना, सो दैट रॉकेट प्रक्षेपण में कोई क्या-क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाए सो दैट हम दूर तक जा सके, इसके लिए उसकी स्टडी करना था। तो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन की स्टडी के लिए साउंडिंग रॉकेट्स उस समय भेजे जाते थे टर्ल से, दैट इज थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उसके बाद अगर देखें तो पहला साउंडिंग रॉकेट 1967 में रोहिणी सीरीज का लॉन्च किया गया था, RS-75। दोस्तों ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला जो रॉकेट लॉन्च हुआ था 1967 में, साउंडिंग रॉकेट था ये। उसके बाद इसरो का गठन हुआ। इसरो से आप भली-भांति परिचित हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। स्पेस टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने के लिए, उसका यूज करने के लिए, ताकि भारत का विकास हो सके, उसके लिए इसरो का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन किया गया। तो ये जो काल था, ये जो समय था 1960 का, ये विक्रम साराभाई का था, जिसमें जिनके अथक प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। और उसके बाद स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई और रोहिणी रॉकेट लॉन्च किया गया। उसके बाद इसरो का गठन हुआ। तो इसरो जो ये इंकोस्पायर है, ये जो है, जो बाद में जाके इसरो बना, इसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम चेयरमैन विक्रम साराभाई ही थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका मुख्य उद्देश्य था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे मतलब क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास देश का करना। रिमोट सेंसिंग को हम एक तरीके से बोल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग मतलब कि मेट्रोलॉजिकल या जो भी किसी चीज का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, वेदर फोरकास्टिंग करना है, तो इससे इनडायरेक्टली किसानों को लाभ होने वाला है, क्योंकि हम अपने किसानों को पहले ही बता सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, कब किस समय के क्या हालात रहेंगे, मौसम से रिलेटेड। और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसको भी आइडेंटिफाई करने में इस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से सहायता मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार एवं प्रसारण का माध्यम है, वो भी हमारा डेवलप होगा। स्पेस प्रोग्राम से सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे, उपग्रह भेजे जाएंगे। तो ये सब मेन उद्देश्य था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 1970 के दशक की। 1970 से 80 के बीच में क्या हुआ, क्या-क्या क्रोनोलॉजी थी, क्या-क्या कार्यक्रम आगे बढ़ते गए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में। तो अभी भी मैंने आपको ये तस्वीर लेफ्ट साइड में दिखाई है, इसलिए दिखाई है क्योंकि ये जमाना था सतीश धवन का, जो कि 1970 से 80 का समय था। सतीश धवन उस समय मेन नायक थे अंतरिक्ष कार्यक्रम के। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। इंदिरा गांधी की सरकार में सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया श्रीहरिकोटा में। ये स्पेस सेंटर जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाने लगा, 1971 में बनाया गया। ये अभी भी यहाँ से रॉकेट्स का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर आता था, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। और इसके अलावा एक अंतरिक्ष आयोग भी बनाया गया और इसरो को इस डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम बोले तो प्रधानमंत्री के नीचे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट होता था और एक अंतरिक्ष आयोग होता था और उसके नीचे इसरो काम करता था, जो कि सभी तरह की नई-नई अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रौद्योगिकी का विकास करने लगा। तो इसकी स्थापना 1 जून 1972 में हुई। ये भी याद रखने योग्य है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 जून 1972। उसके बाद जो पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह, आपको राइट साइड में एक उपग्रह दिख रहा होगा, इसका नाम है आर्यभट्ट। ये लॉन्च किया गया। तो हमारे पास अभी भी कोई लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, कोई रॉकेट जो हमारे सैटेलाइट या उपग्रह को कैरी करके ले जा सकता है, ऐसा कोई अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो 1975 में आर्यभट्ट बनाया गया और आर्यभट्ट को रसिया से लॉन्च किया गया, रसियन फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्च व्हीकल या रॉकेट नहीं था उस टाइम। उसके बाद भास्कर 1 आया। भास्कर 1 एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, जो कि अर्थ की पृथ्वी की निगरानी के लिए बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। ये 1979 में हुआ था। तो दोस्तों ये था 1970 से 80 का समय। 1970 की दशक या 1970 से 1980 के बीच का 10 साल, जिसमें क्या-क्या डेवलपमेंट हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में। ये हमने देखा, पहला सैटेलाइट बना आर्यभट्ट और दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1, जो कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। तो ये था क्रोनोलॉजी और ये समय था सतीश धवन जी का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बेसिक्स की बात कर लेते हैं रॉकेट प्रक्षेपण या रॉकेट प्रोपल्शन की। तो आपको राइट साइड में रॉकेट दिख रहा होगा। तो रॉकेट में बेसिकली 3-4 पार्ट होते हैं। ये जो होता है नीचे का पार्ट, ये स्ट्रैप बूस्टर होता है, जो कि बूस्ट करता है जिससे रॉकेट आगे प्रक्षेपित हो सके। और ये जो बीच का सिस्टम होता है, ये प्रोपल्शन सिस्टम होता है। प्रोपल्शन सिस्टम में बेसिकली फ्यूल होते हैं, 2 टाइप के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। एक ठोस ईंधन बोलते हैं, एक द्रव्य ईंधन बोलते हैं, या लिक्विड प्रोपेलेंट या सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। तो वो हम आगे लॉन्च व्हीकल की जब डिस्कशन करेंगे उसमें भी बात करेंगे। एक सामने जो सिस्टम होता है, यहाँ पे सैटेलाइट माउंट होता है और सैटेलाइट माउंट होता है, और ये जो बेसिकली पार्ट है, ये इंजन वाला पार्ट है, जो प्रोपल्शन सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें पंप, इंजन्स, कंप्रेसर ये सब लगे होते हैं। नीचे वाला पोर्शन स्ट्रैप बूस्टर होता है। तो मैंने 3 टर्मिनोलॉजी की बात की है, लॉन्च व्हीकल, पेलोड एंड स्पेसक्राफ्ट। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट को हमें पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना है, कक्षा मतलब ऑर्बिट। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए हमको रॉकेट की जरूरत है, जिसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी पार करके आगे ले जाए। तो हमारे वर्तमान में जो लॉन्च व्हीकल है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जिसकी बात हम पार्ट 2 में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप इतना ही याद रखिए,
एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये लोग लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ आगे। तो लॉन्च व्हीकल की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा है पेलोड। पेलोड क्या है? पेलोड मतलब उपग्रह, सैटेलाइट। जैसे इनसैट हो गया सैटेलाइट, या कोई भी सैटेलाइट जिसको हमको ऊपर पृथ्वी की कक्षा में घुमाना है, रॉकेट के माध्यम से हम उसको लेके जाएंगे। तो ये सैटेलाइट एक हो गया। तीसरा होता है स्पेस क्राफ्ट। जो अभी हाल ही में आपने चंद्रयान देखा होगा, चंद्रयान 2 मिशन चल रहा था, जिसमें जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट लॉन्चर या लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, और उसमें स्पेस क्राफ्ट पेलोड था। तो पेलोड कभी सैटेलाइट भी हो सकता है, स्पेस क्राफ्ट भी हो सकता है। ये दोनों में अंतर है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स की हम लोग बात करते हैं, बहुत बेसिक चीज है। ऑर्बिट्स, अभी आपको यहाँ पे ग्लोब दिख रहा होगा। ये ग्लोब जो पार्ट है, ये पृथ्वी की अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग इंक्लिनेशन में जो कक्ष का निर्माण होता है, उससे अलग अलग दिशाओं में सैटेलाइट का सैटेलाइट का भ्रमण हो सकता है, या सैटेलाइट अपनी पाथ निर्माण करता है। तो ये क्या है, ये कक्ष क्या चीज है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड होता है, वो समुद्री सतह से या पृथ्वी की सतह से हम बोल सकते हैं 150 से 2000 किलोमीटर का होता है। तो ये जो लो ऑर्बिट हो गया, वो एकदम करीब होगा हमारे पृथ्वी के। तो पृथ्वी क्या करता है, 24 घंटे में अपनी धुरी पर ही घूमता है वो, और पूरे 1 साल में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट होगा, तो वो पृथ्वी का पृथ्वी जब तक 24 घंटा घूमता है, तब तक वो 2-3 बार घूम चुका होगा। तो ये एडवांटेज है लो अर्थ ऑर्बिट का। उसके अलावा मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो एल्टीट्यूड होता है, वो 2000 से 3600 किलोमीटर होता है। ये सब जो एल्टीट्यूड है, आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तीसरा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसका एल्टीट्यूड होता है 2000 से 3600 किलोमीटर। उसके अलावा होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई या एल्टीट्यूड हम बोल सकते हैं 35,785 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में। भूस्थैतिकी कक्ष बोलते हैं इसको हम लोग, भूस्थैतिकी कक्ष हिंदी में। तो 36, लगभग 36,000 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है। इसके अलावा होता है पोलर ऑर्बिट, जो कि ध्रुवीय सतह से जो ऑर्बिट का निर्माण होता है, इसको हम पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। तो दोस्तों, आप जो लेफ्ट साइड के जो डायग्राम है, उसमें आप देख रहे होंगे पृथ्वी है। ये उसका इक्वेटर हम बोल सकते हैं, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री लाइन होती है। आपने कर्क रेखा, मकर रेखा पढ़ा होगा, जो 23 डिग्री होती है। वैसे 0 डिग्री पे एक लाइन होती है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। और इधर नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल होता है। ये आपको अच्छे से पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। तो ये इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया, और ये हो गया इक्वेटर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हो रहा है, जो पोल से कनेक्टेड होके ऑर्बिट का निर्माण होता है, पोल से कनेक्टेड, नॉर्थ और साउथ पोल से कनेक्ट होके जो ऑर्बिट बनता है, उसको हम पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। और पोलर ऑर्बिट जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या वेदर फोरकास्टिंग वाले जो सैटेलाइट्स हैं, उनको यहाँ पे प्लेस किया जाता है पोलर ऑर्बिट में। इसके अलावा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, वो ये जो पृथ्वी की सतह से होते हुए गुजरेगा, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड काफी कम है। उसी तरह मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट मतलब इक्वेटर, इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, ये जो 0 डिग्री का इक्वेटर है, 0 डिग्री के इक्वेटर में कोई भी अगर जो ऑर्बिट का निर्माण होता है या ऑर्बिट बनता है, उसमें अगर हम कोई सैटेलाइट को रख दें, तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। इसके अलावा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी होता है। सपोज ये जो वो है ऑर्बिट है, वो कुछ इस तरह का हो गया, इंक्लाइंड हो गया। और इसमें सबसे मेन चीज क्या चीज है, जब पृथ्वी क्या है अपनी ही धुरी पर 24 घंटे घूमती है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी सेम रोटेशन में पृथ्वी के साथ घूमता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटा लेती है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी 24 घंटा ही लेता है, 2-4 मिनट कम लेता है, लेकिन लगभग उतना ही टाइम लेता है। तो आप इमेजिन करें कि कोई एक ग्लोब है, उसको आपने रस्सी से बांध दिया है दूसरे ग्लोब को, और आप घूम रहे हैं। तो वो जो रस्सी से बांधा हुआ है, वो भी घूम रहा है और तुम खुद भी घूम रहे हो। तो दोनों सेम स्पीड में घूम रहे हैं, इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। तो जियो सिंक्रोनस
इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ये हो गया। तो उसी तरह से ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जनरली जियो सिंक्रोनस पार्ट में ही लेके जाया जाता है। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको समझ आ गया होगा कि ये इक्वेटर में होता है और जियो सिंक्रोनस है वो इंक्लाइंड होता है इक्वेटर से, बट जो इसकी स्पीड होती है वो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड के बराबर होती है जो अपनी धुरी पर होती है। तो दोस्तों ये ऑर्बिट्स हमने समझा है। पार्ट 2 में हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे ऑर्बिट्स को एंड लॉन्च व्हीकल्स को। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहिए। ये टेक्नोलॉजी सीरीज हमने आज ही स्टार्ट किया है और भी नए-नए वीडियो इस पे आएँगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।